स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर आई हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ यूनिट 2। यूनिट 2 में आपके पास एक ही चैप्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन मैटर। चैप्टर नंबर 3, इलेक्ट्रिक फील्ड इन मैटर। सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस की, इसके बाद हम मूव करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस की। इन सभी क्वेश्चन के आंसर आपको नोट्स में मिल जाएंगे। नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक करना। जैसे आप लिंक पे क्लिक करोगे तो आपके पास नोट्स की पूरी पीडीएफ ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक मीडियम, एक्सप्लेन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन बनते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन है। 2 मार्क्स में यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक मीडियम। डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या होता है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को आपको यहाँ डिफाइन करना है। तो मैं आपको बता दूं व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक मीडियम। बेसिकली हम इंसुलेटर की बात करते हैं। इंसुलेटर होते क्या है, पुअर कंडक्टर। इंसुलेटर क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर। जब हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो प्रैक्टिकली वहां पे किसी भी टाइप का करंट फ्लो नहीं होता। क्यों नहीं होता? बिकॉज इंसुलेटर्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। जहां पे मोशन के लिए इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं होंगे तो वहां पे करंट क्या होगा, जीरो। तो बेसिकली ये है क्या, इंसुलेटर्स ही है। या फिर हम बात करें ऐसे मटेरियल्स जो पुअर कंडक्टर होते हैं या फिर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे तो प्रैक्टिकली कोई भी करंट फ्लो नहीं होता, बिकॉज दे आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, उसे हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम बोलते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है बेटा? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम डिफाइन करते हैं बाय द एप्सिलॉन आर, जिसे आप रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हो। क्या होती है इसकी वैल्यू? रेशियो ऑफ एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज डिवाइड बाय परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। इसके रेशियो को ही हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। होता क्या है देखो, इलेक्ट्रिक बिहेवियर ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम को हम डिफाइन करते हैं बाय एन डायमेंशनल लेस कांस्टेंट। ये क्या है? एक डायमेंशनल लेस कांस्टेंट है जो कि डिफाइन करता है इलेक्ट्रिक नेचर ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। किसी भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम के इलेक्ट्रिक नेचर को हम डिफाइन करते हैं बाय अ डायमेंशनल लेस कांस्टेंट, जिसे हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर, व्हिच इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह से 2 नंबर के क्वेश्चन में आपको ये दोनों लिख कर आना है। डाइलेक्ट्रिक मीडियम डिफाइन करना है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्सप्लेन इंड्यूस इलेक्ट्रिक डाइपोल। आपको इंड्यूस इलेक्ट्रिक डाइपोल डिफाइन करना है और एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी डिफाइन करनी है। ठीक है, इसको समझने से पहले आप क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो। 3 क्या है, व्हाट आर पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। पोलर मॉलिक्यूल्स और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आपको डिफाइन करना है। या फिर क्वेश्चन ये भी आ जाता है, पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में आपको डिफरेंसेस बताने हैं कि पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या क्या होते हैं। देखो बेटा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एक बार सुनना अच्छे से। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में मॉलिक्यूल्स के पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का सेंटर कोइंसिडेंट होता है। सेंटर कोइंसिडेंट होता है या कोइंसाइड होता है। जब मॉलिक्यूल का पॉजिटिव चार्ज का और नेगेटिव चार्ज का सेंटर कोइंसाइड कर दे, एक दूसरे को क्या करे, कोइंसाइड कर दे, दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये किसकी वजह से होता है? ड्यू टू सिमेट्रिक शेप। इनका जो शेप होता है वो किस टाइप का होता है? सिमेट्रिक होता है। ठीक है, सिमेट्रिक होने की वजह से जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है उन दोनों का सेंटर क्या होता है? कोइंसिडेंट होता है। तो इनके पास परमानेंट डाइपोल नहीं होगा, परमानेंट डाइपोल नहीं होता। डिफरेंसेस समझ आ रहा है? पहला तो क्या, नॉन पोलर में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों के सेंटर कोइंसाइड करते हैं। कोइंसाइड करेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का सेंटर एक जगह है तो बेटा डी डिस्टेंस है क्या उनके बीच में? नहीं है। डिस्टेंस नहीं है तो उनके पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट होएगा ही नहीं। ठीक है, किसकी वजह से होता है? ड्यू टू सिमेट्रिक नेचर। इनका जो शेप होता है वो किस टाइप का होता है? सिमेट्रिक टाइप का होता है, लाइक CO2। ठीक है, इसके अपोजिट हम पोलर मॉलिक्यूल्स की बात करें तो पोलर मॉलिक्यूल्स में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का सेंटर कोइंसाइड नहीं करता, लाइक HCl। H क्या करते हैं? अपना एक इलेक्ट्रॉन Cl को डोनेट करके पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाता है और Cl माइनस बना देता है। ठीक है, दोनों के बीच में डिस्टेंस होती है ना, यहाँ पे इनका परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है और इस टाइप के मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और इसका जो शेप होता है वो
सिमेट्रिक नहीं होता, सिमेट्रिक नहीं होता है, ठीक है। और इनके पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है, ठीक है। दोनों में डिफरेंसेस समझ आ गए। तो क्वेश्चन नंबर भी 3 क्लियर है, ठीक है। नॉन पोलर जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप के चार्जेस का सेंटर क्या हो, कॉन्साइड करता हो। कॉन्साइड करेगा तो परमानेंट डाइपोल मोमेंट होएगा ही नहीं, ठीक है। क्यों नहीं होता? बिकॉज इनकी सिमेट्रिक शेप होती है। इसके अपोजिट हम पोलर पे गए तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर है वो कॉन्साइड नहीं करता, कॉन्साइड नहीं करेगा, परमानेंट डाइपोल मोमेंट होगा और इसका सिमेट्रिक शेप नहीं होता। एंटी सिमेट्रिक होता, हम बात करें एसिमेट्रिक। क्या बोलोगे आप? एसिमेट्रिक शेप होता है, ठीक है। इस टाइप के मॉलिक्यूल्स को पोलर मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 पे जाओ। एक्सप्लेन इंड्यूस इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी। जब हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल की बात करते हैं ना, अच्छे से सुनना मैं क्या बोल रही हूँ, नॉन पोलर मॉलिक्यूल की बात करते हैं। किसकी? नॉन पोलर। नॉन पोलर मतलब जिसमें पॉजिटिव चार्ज का और नेगेटिव चार्ज का सेंटर क्या हो, कॉन्साइड करता हो। लाइक हम H2 की बात करते हैं, ठीक है। क्या करता हो? कॉन्साइड करता हो। दैट टाइम इनके पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं होता, नहीं होता, ठीक है। इतना तो हमें पता है। तो अब इंड्यूस इलेक्ट्रिक डाइपोल कैसे बोलते हो? जब आप नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दे। हम किस में रख दे? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दे। चलो रख दिया, ठीक है। अब क्या होगा? देखो, जैसे आपने इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा तो यहां पर क्या होगा? पहले तो क्या था कि जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों का सेंटर कॉन्साइड कर रहा है। बट जैसे आपने यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते ही यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो न्यूक्लियस से क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज से थोड़ा क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा। जैसे शिफ्ट हुआ तो इट्स बिहेव लाइक दिस। जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा ना इसको, नॉन पोलर मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे ही रखा तो इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो न्यूक्लियस से हल्का सा शिफ्ट हुआ। हल्का सा जैसे ही शिफ्ट हुआ, थोड़ा सा ही होगा। वाई? बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे वर्क करता है ना। बट यहाँ पे हल्का सा जो आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ही शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे डाइपोल हुआ, नहीं हुआ? डाइपोल जनरेट हुआ ना। इस डाइपोल को हम क्या बोलते हैं? इंड्यूस इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या बोलेंगे? इंड्यूस इलेक्ट्रिक डाइपोल। जैसे हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो न्यूक्लियस से हल्का सा शिफ्ट हो जाता है और यहाँ पे डाइपोल जनरेट हो जाता है। इसे हम इंड्यूस डाइपोल बोलते हैं। इस इंड्यूस डाइपोल की वैल्यू किसके प्रोपोर्शनल होती है? जो आपने एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड यहाँ पे अप्लाई किया है, ये जितना ज्यादा होगा इंड्यूस डाइपोल भी उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। जैसे आप यहाँ से प्रोपोर्शनल साइन हटाओगे तो यहाँ पे कांस्टेंट आता है, उस कांस्टेंट को हम अल्फा बोलते हैं। ये अल्फा ही यहाँ पे एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी कहलाता है। क्लियर है? क्लियर है कॉन्सेप्ट कि आप जब नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो वहां पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड न्यूक्लियस से हल्का सा शिफ्ट हो जाता है। हल्का सा शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल इंड्यूस हो गया। इसे हम इंड्यूस डाइपोल बोलते हैं, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड के। आप एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड की जितना ज्यादा अप्लाई करोगे इंड्यूस डाइपोल मोमेंट की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे प्रोपोर्शनल साइन लगाएंगे, कांस्टेंट आता है। इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी। क्या बोलते हैं इसको? एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी। क्लियर है? तो आपके पास P इक्वल टू अल्फा ई एंड दिस इज द रिलेशन बिटवीन पोलराइजेबिलिटी एंड इंड्यूस डाइपोल मोमेंट, ठीक है। यदि ये रिलेशन पूछ लेता है तब भी ये ध्यान रखना है। और अल्फा की वैल्यू आपके पास कितनी होगी? P अपॉन E। इंड्यूस डाइपोल इज डिवाइड बाय एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तीनों क्वेश्चन क्लियर है आपके? नेक्स्ट बढ़ो। व्हाट आर इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी? रिलेटिव परमिटिविटी अभी हमने डिफाइन करा है एप्सिलॉन आर, है ना। एप्सिलॉन आर को हम क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, इसको रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं। इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी क्या होता है? देखो, इलेक्ट्रिक पोलराइजेबिलिटी, मैं एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी नहीं बोल रही, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोलराइजेबिलिटी बोल रही हूँ। दिस इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है। यदि हम इसका प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट आता है एप्सिलॉन नॉट जाई और इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। क्या बोलते हैं? जाइको इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ, या दिस इज द रिलेशन बिटवीन पोलराइजेबिलिटी एंड ससेप्टिबिलिटी। लिख लोगे ना, ठीक है। और रिलेटिव परमिटिविटी इज नथिंग, इट्स एन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ऊपर वाले क्वेश्चन में। कर लोगे? नेक्स्ट बढ़ो। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी? निकाल लोगे ना आप इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है। हम यहाँ पे रिलेशन डिफाइन करते हैं
एप्सिलॉन आर इक्वल टू 1 प्लस जाई। दिस इज रिलेशन बिटवीन रिलेटिव परमिटिविटी एंड ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, आगे बढ़ो। व्हाट आर डाइपोल मोमेंट? डाइपोल मोमेंट क्या होता है बता दोगे ना? when two equal in opposite charge situated at a very small distance, this is known as electric dipole। P इसकी वैल्यू होती है, वो होता है Q मल्टीपल D। ठीक है, इसके बाद आपको एटॉमिक पॉलराइजेबिलिटी डिफाइन करना है, वो डिफाइन कर दोगे ना आप। एटॉमिक पॉलराइजेबिलिटी अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम रखते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या हो जाता है? शिफ्ट हो जाता है न्यूक्लियस से। इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्ट होगा तो वहां पे डाइपोल इंड्यूस हो जाता है। ये डाइपोल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के। इफ यू रिमूव प्रोपोर्शनल साइन तो यहाँ पे कांस्टेंट आता है जिसे हम पॉलराइजेबिलिटी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिफाइन इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट। इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट को हम कैपिटल डी से लिखते हैं, इसकी वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट ए प्लस पी। एप्सिलॉन नॉट ए प्लस पी। पी यहाँ पे पोलराइजेशन होता है, ए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज फ्री एंड बाउंड इलेक्ट्रॉन? कमॉन स्टूडेंट, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है? कंडक्टर के अंदर आउटर सेल्स के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लूजली बाउंड होते हैं, तो नॉर्मल टेम्परेचर पे भी वो क्या होते हैं? मूव करते हैं, फ्री करते हैं। ठीक है, फ्री रहते हैं मूव करने के लिए, तो उनकी वजह से वहां पे कंडक्टिविटी होती है, उसे हम फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। बाउंड इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इंसुलेटर के अंदर, उन्हें हम बाउंड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ये बाउंड होते हैं, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पे कंडक्टिविटी नहीं होती, बट जैसे ही हम इंसुलेटर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो वहां पे पॉलराइजेबिलिटी हो जाता है। एक लेयर पे पॉजिटिव चार्ज और सेकंड लेयर पे नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाती है। ठीक है, तो उन इलेक्ट्रॉन्स को हम, जो कि बाउंड ही रहते हैं, बट हम उन चार्ज पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं? यहाँ पे बाउंड इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। तो इस तरह से 2 मार्क्स में ये छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं। इनका स्क्रीनशॉट ले लो या स्नैपशॉट ले लो। इसके बाद हम मूव करते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस की ओर। अब मूव करते हैं हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की और फर्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन आर्बिट्ररी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फॉर ऑल पॉइंट along the z axis can be written as phi r equal to 1 by epsilon naught 1 upon 4 pi epsilon naught k naught by r plus k1 by r square plus k2 upon r cube। बेटा यहाँ पे k naught की जगह आपके पास p naught भी हो सकता है, k1 की जगह p1 भी हो सकता है और k2 की जगह p2 भी हो सकता है। बुक के अंदर आपके पास जो डेरिवेशन गिवन है उसके अंदर p नॉट p1 और p2 गिवन है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। k नॉट k1 k2 पढ़ लो यहाँ पर कि क्या गिवन है। k नॉट यहाँ पे मोनोपोल है, k1 यहाँ पे डाइपोल है और k2 यहाँ पे क्वाड्रापोल है। ठीक है, तो बेसिकली p नॉट p1 और p2 ये नोटिफिकेशन है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और बताना है कि ये वैल्यू होती है। ठीक है, इसका एक डेरिवेशन पार्ट है और ये डेरिवेशन आपके सॉलिड में भी आएगा। सॉलिड की बुक फाइनल ईयर में आएगी, वहां पे भी सेम डेरिवेशन रिपीट होता है और इसका कंप्लीट आपको आंसर नोट्स में मिल जाएगा। नोट्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, लिंक पर क्लिक करना। जैसे आप लिंक पे क्लिक करोगे कंप्लीट नोट्स की पीडीएफ वहां पे ओपन हो जाएगी। ठीक है, देखो सेम क्वेश्चन किस तरह से और पूछा जा सकता है एग्जाम में। प्रूव दैट द पोटेंशियल ड्यू टू ए prove that the potential due to a system of point charges at an external point is sum of potential developed due to monopole, dipole and quadrupole। दोनों का आंसर एक ही है, यही इसका रिजल्ट आएगा। क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह से भी पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह से भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिफाइन एटॉमिक पॉलराइजेबिलिटी, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी एंड इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट। तीनों को ही आपको डिफाइन करना है बेसिकली यहाँ पे। एटॉमिक पॉलराइजेबिलिटी, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी एंड इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, 2 मार्क्स में आता है तब तक को ज्यादा लेंथी नहीं लिखना, बट यदि यही क्वेश्चन बिग आंसर में आता है तो कंप्लीट आपको एक एक टर्म को अलग अलग डिफाइन करना है। इसका आंसर भी आपको नोट्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, What do you mean by electric susceptibility? इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी क्या होता है एंड रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, और दोनों के बीच में रिलेशन स्टेबलाइज करना है। which is Xi equal to epsilon plus r, epsilon r plus 1। ये रिलेशन होता है और ये रिलेशन आपको यहाँ पे डेराइव भी करना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर हम मूव करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन द पोटेंशियल इन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पोलराइज्ड स्फीयर फॉर 4 पॉइंट इनसाइड एंड आउटसाइड द स्फीयर। स्फीयर के इनसाइड और आउटसाइड आपको यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोलराइजेशन, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल फॉर अ पोलराइज्ड स्फीयर। ठीक है, इनकी वैल्यूज मैंने देखो यहाँ पे राइट डाउन भी करिए। आउटसाइड आपके पास जो वैल्यू पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ये निकल कर आता है और इनसाइड ये निकल कर आता है। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ लेते हो। क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि फॉर ए पोलराइज्ड स्फीयर आउटसाइड आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये प्रूफ करनी है कि ये होती है, या फिर इनसाइड ये होती है, ये प्रूफ करनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी पूछ लेंगे और इस तरह से भी पूछ लेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे वैल्यूज भी राइट डाउन करी है। ठीक है, इसका कंप्लीट डेरिवेशन आपको पेज नंबर 150 CBH पे मिल जाएगा और अपने नोट्स के अंदर भी कंप्लीट सिंप्लीफाई कर रखा है। सेकंड क्वेश्चन देखो, कंसीडर डाइलेक्ट्रिक स्फीयर। डाइलेक्ट्रिक स्फीयर को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यदि रखा जाए तो प्रूफ करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर इज गिवन बाय दिस, E इक्वल टू 3/K+2 एप्सिलॉन, सॉरी K इक्वल टू 3/K+2 E नोट है यहाँ पे। ये E नोट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, जब एक डाइलेक्ट्रिक स्फीयर को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया जाए तो उस स्फीयर के इनसाइड और आउटर साइड आपको वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी होती है, बट क्वेश्चन में आपको केवल इनसाइड पूछा गया है। ठीक है, और ये प्रूफ करना है कि ये वैल्यू होती है। सिमिलरली आउटसाइड के लिए भी वैल्यू पूछ ली जाती है और इट्स सरफेस भी पूछ ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिराइव गॉस लॉ इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम। डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए आपको गॉस लॉ डिराइव करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से क्लासियस-मोसोटी थ्योरम इक्वेशन बनती है। क्लासियस-मोसोटी इक्वेशन आपको डिराइव भी करनी होती है, उसकी लिमिट्स भी यहाँ पे राइट डाउन करनी होती है। तो इस तरह से देखा जाए तो ओवरऑल 5 से 6 टॉपिक है, 5 से 6 टॉपिक है जहां से मेनी ऑफ टाइम इस यूनिट से क्वेश्चन बन जाता है। कौन कौन से है, क्लासियस-मोसोटी इक्वेशन, ठीक है, गॉस लॉ इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम। एक क्वेश्चन ये बनता है डाइलेक्ट्रिक स्फीयर को यदि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दे तो उस स्फीयर के इनसाइड, आउटर साइड और सरफेस यहाँ पे वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। एक टॉपिक ये बनता है कि पोलराइज्ड स्फीयर है आपके पास, ये देखो पोलराइज्ड स्फीयर है, उस पोलराइज्ड स्फीयर की वजह से आपको पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना होता है, इनसाइड स्फीयर, आउटसाइड स्फीयर और एट सरफेस। ठीक है, तो ये 3-4 तो यहाँ पे डेरिवेशन बन जाता है। इसके अलावा जो मैंने आपको डेफिनेशंस लिखाई है उन डेफिनेशंस को कंबाइंड करके भी एक लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, या फिर इंडिविजुअल 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, इन सबके आंसर आपको नोट्स के अंदर मिल जाएगा, नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेंशन है। ठीक है, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम। अच्छे से पेपर करके आना, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। मेरा तो एक ही मोटो रहता है, अब जितना भी पढ़ के जाओ ना, इतना अच्छे से पढ़ के जाओ कि उसमें से आपका एक भी मार्क्स नहीं कटने वाला। ठीक है, तो आप जो भी पढ़ रहे हो उसको इतना स्ट्रांगली पढ़ के जाओ कि उसमें से एक भी क्वेश्चन आपका स्किप नहीं हो। ठीक है, भले आप जो मेरे पास कमेंट्स आते कि मैम अभी तक हमने कुछ पढ़ा नहीं, नो को पेपर है, हम कैसे पढ़े, क्या करें, तो उनके लिए भी छोटी सी गाइडेंस यहाँ पे बता देती हूँ। यूनिट 1 के ऑलमोस्ट लेक्चर्स अपलोडेड है, तो यूनिट 1 आप आराम से चैनल से पढ़ लेना। ठीक है, वहाँ पे मैंने क्वेश्चंस भी मेंशन करे हैं, क्वेश्चंस के साथ साथ आपको सारे आंसर भी मिल जाएंगे। तो यूनिट 1 के जितने भी लेक्चर्स अपलोडेड है वो सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ही है। ठीक है, यूनिट 2 का मैंने ओवरऑल रिव्यू आपको भी यहाँ बता ही दिया है, इसमें भी एक ही चैप्टर है, आप इसको इजीली 1 डे के अंदर कवर कर सकते हो। मतलब अभी भी आप पढ़ने बैठोगे तो ये आपका हो जाएगा, नोट्स आपको अवेलेबल है। ठीक है, नोट्स को, और नोट्स भी इस तरह से है कि उसमें क्वेश्चन भी मेंशन है और आंसर भी मेंशन है। ठीक है, तो स्ट्रेस नहीं लेना है। और यूनिट 4 को पहले उठा लो, आप यूनिट 4 में भी एक ही चैप्टर है और टाइम नहीं है तो यूनिट 3 आप स्किप करके चल जाओ, एटलीस्ट आपके पास पासिंग मार्क्स तो रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से यूनिट 2 भी मैंने आपको समराइज करके थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। आई होप आपको समझ आया होगा, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आपके क्लासमेट्स को फॉरवर्ड कर दो ताकि उनको भी थोड़ी सी हेल्प मिल जाए। यूनिट 2 का स्ट्रेस सब लोग लेकर बैठे हैं, ऑलमोस्ट बच्चे यूनिट 2 का स्ट्रेस लेकर बैठे हैं कि मैम यूनिट 2 कैसे पढ़े, हमारे पास कंटेंट नहीं है, उसके नोट्स नहीं है, बुक में कुछ समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इस लेक्चर से मुझे लगता है आपको बहुत हेल्प मिलेगी। थोड़ा सा टाइम निकालो और यूनिट 2 भी आप पढ़ के जाओ। यूनिट 3 टाइम नहीं है तो स्किप कर दो, क्योंकि लैंदी यूनिट है और 2 चैप्टर्स है उसके अंदर, मैग्नेटाइजेशन है। ठीक है, और टाइम है तो एक बार मैग्नेटाइजेशन को भी रिवाइज करके चल जाओ। ठीक है, थैंक यू।